स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं अबाउट द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देखिए, आपके सामने एक सवाल यहां पे लिखा हुआ है, हाउ सीरियस इज द थ्रेट ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर हमें इस सवाल का जवाब देना है तो हमारे पास कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। और अगर हम लोग केवल एक स्टेट की बात करें, असम की बात करें। अब मैं असम की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि असम में आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से एनआरसी के ऊपर काफी चर्चा हुई है, एनआरसी का अपडेट भी हुआ है। पूरे देश में अगर हम लोग बात करें, केवल एक राज्य है असम में एनआरसी का अपडेट रिसेंटली फॉर्मली कंप्लीट हुआ है, ये बताया गया। अब यहां पे भी अगर हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के नंबर्स की बात करें, स्पेशली बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनके नंबर्स की बात करें, अलग अलग नंबर्स अलग अलग बताते हैं, अलग अलग एक पिक्चर बताते हैं। कुछ नंबर्स कहते हैं कि ऑलरेडी 0.3 मिलियन यानी कि 3 लाख के आसपास बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स जो है वो सेटल हो चुके हैं असम में। हाल ही में एनआरसी हुआ, एनआरसी की अपडेट हुई, पहला ड्राफ्ट आया, दूसरा ड्राफ्ट आया। एनआरसी की अगर हम लोग बात करें, 3 करोड़ से भी ज्यादा एप्लीकेशन गई थी। उसके बाद इवेंचुअली ये बताया गया कि 19 लाख से भी ज्यादा लोग एक्सक्लूड हो चुके हैं, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। राइट? क्या 19 लाख या फिर 19 लाख से ज्यादा है माइग्रेंट्स असम में? इसके अलावा कुछ आंकड़े बताते हैं मोर देन 30 लाख माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इन इंडिया, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर हम लोग कुछ पार्टीज के नंबर्स की बात करें, वो कहते हैं इंडिया में 2 करोड़ से भी ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, not just in northeastern India but spread to other states also, राइट? और हम लोगों ने देखा इसी चीज के चलते, इलीगल माइग्रेंट्स के इशू के चलते, अब इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर पॉलिटिक्स भी होती है। पॉलिटिक्स के अलावा इन जनरल लोकल पॉपुलेशन कंप्लेंट करती है कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स दूसरे देश से आएंगे तो हमारे देश में, हमारे पास ही रिसोर्सेस कम है, हमारे पास ही जॉब कम है, अगर वो आएंगे तो उससे भी कंपटीशन हो जाएगी। इसके अलावा दे थ्रेटन आवर कल्चर, ये सारी चीजें चलती है। इसके चलते हम लोगों ने देखा है कि असम में एक एनआरसी अपडेट हुआ, और अभी केवल असम नहीं, दूसरे राज्यों में भी एक डोमिनो इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में चर्चा करेंगे कि कैसे इज इट जस्ट असम नाउ, द आंसर वुड बी नो, क्योंकि कैसे अलग अलग राज्यों में अभी एनआरसी की डिमांड बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे व्हाट आर द लेसन लर्न फ्रॉम असम एनआरसी, क्योंकि हमें सतर्क रहना चाहिए कि अगर ये स्टेट्स डिमांड कर रही है, अगर वो कंडक्ट करेंगी तो उनके सामने क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चर्चा के अंत में। दैट्स द बेसिक एजेंडा here. All right? Now to get to know all this information, stay till the very end. चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 9 शुरू हो रहा है 30 नवंबर से, और स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं, मैं कहूंगा दिस इज द आइडियल प्रोग्राम फॉर यू, क्योंकि हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स, यानी कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, किसी सिटी में रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ पे। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, द मोस्ट क्वालिटी एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल योर प्रिपरेशन जर्नी। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगी, और ये काफी अफोर्डेबल प्रोग्राम है बिकॉज यू विल गेट इट फॉर 18,999 आई वुड से। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, तो यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइफ। एंड अगेन पेमेंट में भी देयर आर EMI ऑप्शंस अवेलेबल। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट studiiq.com पे जाइए, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सो दैट यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। प्लीज ध्यान रखिएगा, कुछ ही दिनों में, मैं कहूँगा 30 नवंबर, कुछ ही दिनों में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, दिस वुड बी द आइडियल बैच, आई वुड से द आइडियल टाइम टू स्टार्ट ऑल्सो, सो डू नॉट मिस आउट। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनआरसी अपडेट हुई असम में, और अभी दूसरे राज्यों से भी एनआरसी की डिमांड आ रही है। तो ये एनआरसी क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एनआरसी? एनआरसी इज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी भारत के नागरिकों का एक सूची है, एक लिस्ट है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये कब बनाया इन्होंने? देखिए, पहली बार ये 1951 सेंसस के साथ बनाया गया था, तब से लेकर अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है। तो
ये एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, इसमें आपको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी बेसिकली कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन था 1951 में। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि 1951 से पहले आप जानते हैं कि 1947 में पार्टीशन हुआ था, राइट, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो कई लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो गए थे, तो इसीलिए एनआरसी बनाया गया था 1951 में। लेकिन उसके बाद अपडेशन नहीं हुई। नॉर्मली हमारा जो सेंसस है, सेंसस हर साल में आता है, जैसे कि 1951 में सेंसस आया, 1961 में आया, अभी 2021 का भी आना था लेकिन डिले हो चुका है कोविड-19 की वजह से, तो सेंसस अभी भी चल रहा है। लेकिन एनआरसी इज अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, नागरिकों की लिस्ट है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइएगा कि ये एनआरसी और सेंसस दोनों में अंतर क्या है। डू लेट मी नो अबाउट दैट, राइट, ठीक है। तो एनआरसी हुई 1951 में सबसे पहली बार, तब से लेकर अपडेट नहीं हुई। लेकिन अगर हम लोग एनआरसी की सूची देखें तो केवल एक राज्य के लिए, असम के लिए एनआरसी अपडेट हो चुका है, ड्राफ्ट तो एटलीस्ट बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया एनआरसी 1951 में सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एनआरसी बना, उसके बाद में अपडेट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। हम जानते हैं कि 1964-65 में पहले इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज पाकिस्तान से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आए, स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान से। उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था। लेटर ऑन 1971 में हम लोगों ने बांग्लादेश लिबरेशन में मदद की, इंडिया हेल्प टू लिबरेट बांग्लादेश, और बहुत सारे रेफ्यूजीज उस समय पे भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ गए 1971 में, राइट। ये कहा जाता है कि लाखों बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, क्योंकि एट्रोसिटीज हो रही थी, वेस्ट पाकिस्तान was सब्जेक्टिंग पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान टू एट्रोसिटीज, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी ईस्टर्न पाकिस्तान रीजन में, तो माइग्रेंट्स आए इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। लेकिन एक बार माइग्रेंट्स आ गए, उसके बाद प्रोटेस्ट भी शुरू होना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स आ गए देश में तो लोकल पॉपुलेशन वुड बी थ्रेटेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, जॉब की कंपटीशन चलेगी, कल्चर के ऊपर एक थ्रेट होता है। इन सभी चीज़ों के चलते प्रोटेस्ट शुरू हुई। 1979 से 1985 तक आसू की प्रोटेस्ट हुई। आसू इज ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जो भी फॉरेनर्स हमारे देश में आए हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए। बहुत ही प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। उसके बाद इवेंचुअली 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय पे उन्होंने असम अकॉर्ड साइन कर दिया। असम अकॉर्ड के तहत इन्होंने कहा कि हम एनआरसी करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे इलीगल फॉरेनर्स को, और एक कट ऑफ डेट दे दी। कट ऑफ डेट दी 1971। आप समझोगे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कट ऑफ डेट दे दी 1971 की। इसके बाद जो भी आए हैं हमारे देश में उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं। इवेंचुअली 2009 में एक एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि एनआरसी होना चाहिए, और इस याचिका के बेसिस के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन ली। इन्होंने सेंटर को और स्टेट को कहा कि एनआरसी कंडक्ट करे। इसके बाद वी ऑल नो द प्रोसेस। एनआरसी का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ 2015 में। कई सारी प्रॉब्लम्स आई, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे आई जिन्होंने इसको कंटिन्यूसली फॉलो अप किया। और आज अगर हम लोग बात करें, एक राज्य में, असम में एनआरसी अपडेट हुआ है, कहते हैं कंप्लीट ड्राफ्ट बन चुका है। अगर आप असम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाए, असम होम एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ असम, इस वेबसाइट पे जाए तो यू कैन सी द कंप्लीट ड्राफ्ट एनआरसी। और मैंने आपको बताया इस ड्राफ्ट में आपको 3.1 करोड़ के आसपास लोग मिलेंगे हु आर कंसिडर्ड सिटीजन्स, और मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 19 लाख के आसपास लोगों की सूची मिसिंग है, राइट, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसके चलते प्रॉब्लम्स, ये उन्होंने बताया। अब ये तो मैंने आपको बता दी पूरी स्टोरी असम की। दिस इज द स्टोरी ऑफ असम टिल नाउ। लेकिन अभी केवल असम नहीं बचा, असम में तो ये हुआ, लेकिन इसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हो गए, फिर दूसरे देशों से भी रेफ्यूजीज हो गए, उनकी प्रॉब्लम दूसरे राज्यों में भी हाईलाइट होना शुरू हो गई। हाल ही में कुछ ही महीनों पहले मणिपुर के ट्राइबल ग्रुप्स ने डिमांड किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा कि हमें एनआरसी चाहिए, डिमांडिंग वी नीड टू कंडक्ट एनआरसी हियर इन मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा मणिपुर की असेंबली ने खुद ही इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जहां पे इन्होंने पॉपुलेशन कमीशन बनाई है, और इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट एनआरसी। और ये जो पॉपुलेशन कमीशन है ये अभी बेसिकली डोर टू डोर सर्वे कर रही है इन मणिपुर टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स। राइट, देयर इज अ डोर टू डोर सर्वे गोइंग। क्या केवल मणिपुर है? नहीं, मणिपुर के अलावा दूसरे राज्य भी है, जैसे कि मेघालय हो गया। अब मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, उन्होंने एक्ट लाया था ये, राइट, मरसा मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे
रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफ द टेनेंट्स। अब इसका भी उद्देश्य यही है, टू फाइंड आउट इलीगल माइग्रेंट्स, कि लैंडलॉर्ड्स कौन से टेनेंट्स हैं, कहां से आए हैं, उनका एड्रेस प्रूफ एटसेट्रा सब कुछ देखा जा रहा है। अगेन सम सॉर्ट ऑफ अ डोर टू डोर सर्वे विच इज गोइंग ऑन। इसके अलावा नागालैंड की ट्राइबल काउंसिल ने ऑलरेडी इंसिस्ट किया हुआ है कि हम लोग RIN करेंगे, यानी कि रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। आप कह सकते हो कि दिस इज लाइक द लोकल NRC, और आई वुड से इन्होंने इसको नाम दिया है RIN, कि हम इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स जो है नागालैंड के, उनकी एक सूची बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने कट ऑफ डेट कहा 1963 बनाने। अब ये इस साल का न्यूज़ नहीं है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो चुका है। उसी समय पे इन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू डू दिस। तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग डिमांड्स आ रही है NRC की, या फिर मैं कहूंगा ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को आइडेंटिफाई करने की, इजंट इट। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अब देखिए पहले तो केवल असम था, राइट, असम नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, नेफा एजेंसी, लेकिन अभी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जब बात करें तो अलग अलग स्टेट्स आपको मिलेंगे, वहां पे आपको ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगी, राइट, ट्राइबल पॉपुलेशन। अब ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब ट्राइबल्स के लिए ऑलरेडी प्रोटेक्शन थी, जैसे कि क्या प्रोटेक्शन थी, क्यों ये लोग NRC की डिमांड कर रहे हैं? पहले, इससे पहले अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन इनके लिए ILP सिस्टम बनाया गया था। ILP सिस्टम क्या है? इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन परमिट मतलब अगर आपको इन राज्यों में जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट एक लेना पड़ेगा, तभी आप इन राज्यों में जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कवर्ड थे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। आप देख सकते हो नागालैंड जिनकी डिमांड है RIN की, और मणिपुर को ऐड किया गया था 2019 में, इनकी तो डिमांड हो चुकी है अभी NRC की। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेशली मणिपुर के जो प्रो NRC एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये कह दिया है कि जो ILP मूवमेंट जो सिस्टम है, इट इज कंप्लीटली फ्लॉड, और हमें एक और इफेक्टिव सॉल्यूशन की जरूरत है, जहां पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कौन है इंडिजिनस पॉपुलेशन और कौन है, आई वुड से हियर, आउटसाइडर्स। कौन है आउटसाइडर्स? दैट्स द बेसिक आइडिया। और इसीलिए यहां पे कंटिन्यूसली डिमांड हो रही है NRC की। मैंने आपको बताया मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, या फिर दूसरे राज्यों में। और यहां पे इट इज नॉट जस्ट अबाउट द बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। केवल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहां पे CA के खिलाफ भी काफी प्रोटेस्ट हुआ। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जहां पे इन्होंने कहा नेबरिंग स्टेट जैसे कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, या फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पे जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज रहेंगी, राइट, नॉन मुस्लिम परसिक्यूटेड कम्युनिटीज रहेंगी, उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। जैसे ही वो अनाउंस हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इनफैक्ट कोविड-19 के चलते वो डाई डाउन हुआ था, लेकिन फिर से प्रोटेस्ट वापस शुरू हो रही है, ये भी बताया गया। दैट मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप्स कहते हैं कि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो अलग अलग देशों से आ चुके हैं। ऑफकोर्स बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, यस, इट विल बी देयर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन राज्यों में, स्पेशली मैं कहूँगा नागालैंड में और मणिपुर में, दे साइड द प्रॉब्लम ऑफ the refugees from Myanmar, illegal immigrants from Myanmar। म्यांमार में आप जानते हैं कि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, इट कम्स टुवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ म्यांमार। वहाँ पे वी ऑलरेडी नो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। रोहिंग्या रेफ्यूजीज के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये हाईलाइट करते हैं दैट many migrants from Myanmar have entered into these states। इसीलिए हम चाहते हैं आइडेंटिफाई करें कि इंडिजिनस पॉपुलेशन कौन सी है, बाहर से लोग कौन आए हैं, नॉट जस्ट म्यांमार। बांग्लादेश इज ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम, राइट, अगेन रोहिंग्या मुस्लिम्स फ्रॉम म्यांमार। इसके अलावा इवन नेपाली गुरखास have been highlighted here by the Manipur group। So it's not just about the Bangladeshi refugees, it is about the other refugees also। और आप जानते हैं कि इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं बनी। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी प्रोटोकॉल, रेफ्यूजी कन्वेंशन को अभी तक एक्सीड नहीं किया। ऑल्दो हमारा रेफ्यूजी हैंडलिंग जो स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने किसी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं किया हुआ, यानी कि वी हैव नॉट एक्सीडेड टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में ये कहा जाता है कि अगर आप रेफ्यूजी कन्वेंशन या फिर रेफ्यूजी प्रोटोकॉल को ज्वाइन करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट फॉलो करना है, यानी कि आपके यहाँ पे अगर आ चुके हैं इमिग्रेंट्स, आपके यहाँ रेफ्यूजीज आ चुके हैं, तो उन्हें वापस उस देश में नहीं भेजेंगे अगर उन्हें खतरा है वहाँ पे, राइट। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। तो इंडिया ने तो कोई कन्वेंशन ज्वाइन नहीं किया। दिस इज द प्रॉब्लम दैट पीपल हाईलाइट फ्रॉम मणिपुर स्पेशली, राइट। दैट्स द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। अब सवाल ये उठता है
क्या एनआरसी इसके लिए सोल्यूशन होगा? विल एनआरसी बी ए सोल्यूशन? इनफैक्ट मैं कहूंगा इज एनआरसी ए सोल्यूशन फॉर एनी स्टेट एट ऑल? अगर एनआरसी कंडक्ट करेंगे भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अभी फिलहाल इन्होंने लेटर्स लिखे हुए, होम मिनिस्ट्री को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिया हुआ, स्पेशली फ्रॉम मणिपुर, इसके ऊपर अभी रिप्लाई आना बाकी है, जब भी होगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अगर एनआरसी होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? बिकॉज वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ असम। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो कोर्ट मैंडेटेड एनआरसी हुआ, उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, उससे सीखना पड़ेगा, राइट? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि कट ऑफ ईयर क्या रहेगा? जैसे आपने नागालैंड के लिए देखा, दे टोल्ड कट ऑफ ईयर 1963 रखेंगे। अब दूसरे राज्य क्या रखेंगे? विल इट बी 1951, विल इट बी 1961 और विल इट बी 1971? और ये कट ऑफ डेट क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इस कट ऑफ डेट के बाद आप असेस करना शुरू करोगे, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप पीछे जाओगे उतना ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, isn't it? दैट इज वाई कट ऑफ ईयर क्या रहेगा? क्या अलग अलग राज्यों के अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से चलेंगे? दैट्स द बिग क्वेश्चन। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, और जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी है फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स के साथ, स्पेशली असम में, वो रिपीट ना हो, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट मिस आउट होने के कारण इन सभी चीज़ों के चलते भी बहुत से लोग एक्सक्लूड हुए थे पहले लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में भी 19 लाख के आसपास एक्सक्लूड हो चुके हैं। इसके अलावा इस पूरे चीज में, जैसे मैं कहूंगा, सिटीजनशिप के का जो इशू है, एनआरसी का जो इशू है, इट इज कनेक्टेड टू इलेक्टोरल इक्वेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि सम पार्टीज दे वुड बी ओके फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स, क्योंकि अगर लोग आएंगे वोट बैंक बढ़ेगा, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देखी है। कुछ पार्टीज होगी जो समर्थन करेंगी, कुछ पार्टीज जो नहीं करेंगे। सो इलेक्टरल इक्वेशन को भी दिमाग में रखने की जरूरत है, राइट? इजंट इट? सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इनफैक्ट मणिपुर के जो प्रो एनआरसी ग्रुप्स है, दे क्रिटिसाइज दैट दिस इज व्हाट हैपेंड इन त्रिपुरा, कि त्रिपुरा में मेजॉरिटी बिकेम माइनॉरिटी एंड द अदर इमिग्रेंट्स दे हैव बिकम मेजॉरिटी। इस तरह की चीज़ वो हाईलाइट जरूर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे असम में जो प्रॉब्लम हुई एनआरसी के साथ, शिफ्टिंग ज्योग्राफी, स्पेशली बिकॉज ऑफ फ्लड, शिफ्टिंग ज्योग्राफी, फ्लड्स, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स वर लॉस्ट, लोगों के एड्रेस बदले, ये भी हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम देखी थी। अब खैर ये प्रॉब्लम शायद हम लोग दूसरे राज्यों में ना देखें, लेकिन दूसरे राज्यों में मेजॉरिटी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, दे रिजॉर्ट टू समथिंग कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि झूम कल्टीवेशन। एक जगह पे कल्टीवेशन करेंगे, फर्टिलिटी खत्म होने के बाद दूसरी जगह चले जाएंगे, तो दैट प्रॉब्लम वुड बी देयर। इसको हमें इसको टेक केयर करने की जरूरत है। इसको हमें बेसिकली हमारी असेसमेंट में इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सक्लूजन कनंड्रम, यानी कि मैंने ढूंढ निकाला कि कितने नंबर है। अब समझ लीजिए, आई फाउंड आउट दैट देयर आर एक्स नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स इन माय स्टेट। उसके बाद क्या, ये लोग कब से आए हैं यहाँ पे, ये भी एक सवाल बनता है, क्योंकि इन माइग्रेंट्स का करेंगे क्या हम लोग? डिपोर्ट बैक करेंगे, क्योंकि अगर डिपोर्ट बैक करने की बात आ गई, देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर फॉरेन रिलेशंस ऑल्सो। यानी कि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें अब नेबर ही तो इन्वॉल्व है, कितने अब देखिए, म्यांमार वुड बी इन्वॉल्व, बांग्लादेश वुड बी इन्वॉल्व, नेपाल वुड बी इन्वॉल्व, भूटान वुड बी इन्वॉल्व, राइट? तो ये सारे राज्य इन्वॉल्व होंगे, तो नेबरहुड पॉलिसी वुड बी इंपैक्टेड। कि अगर हम लोग ढूंढ भी निकालेंगे, ढूंढ निकालने के बाद उनका क्या होगा? विल दे बी डिपोर्टेड बैक टू दिस स्टेट्स? दूसरे जो नेबर्स हैं हमारे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, राइट? दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस फॉर दिस एनआरसी। और जैसे जैसे मैं कहूँगा इलेक्शन आएगा, वैसे वैसे इसके ऊपर और भी ज़्यादा ट्रैक्शन आती हुई जाएगी। बट अभी फिलहाल सम स्टेट्स आर डिमांडिंग, जैसे कि आई वुडंट से मेघालय हैज डायरेक्टली डिमांडेड, बट मेघालय ऑलरेडी अपनी खुद की डोर टू डोर पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स का डेटाबेस वो बना रहे हैं। मणिपुर ने पॉपुलेशन कमीशन सेटअप कर दिए, वो भी डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, विच वुड बी अ मच बेटर प्रिपरेशन फॉर द एनआरसी गोइंग forward. So let us wait and watch कि क्या होगा. These are some of the potential issues that we are going to see, और some sort of explosive politics भी हम लोग जरूर देखने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जुड़ी हुई आगे आने वाले समय में। देखते हैं कि मणिपुर की अर्जी होम मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्या वहाँ पे भी एनआरसी कंडक्ट किया जाएगा। इनफैक्ट अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ, उससे और भी बड़ा डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। यानी कि जैसे आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हुआ है, कल कंप्लीट इंडिया के लिए एनआरसी की डिमांड भी और तेज हो सकती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट आशा करता हूँ कि आपको इस डिस्कशन से ये समझ में आ गया है कि पहले जो असम में हुआ, अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है, और जिस तरह की प्रॉब्लम हुई है असम में, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि प्रोसेस और भी बेटर करें
जो प्रॉब्लम्स थी उसको रेक्टिफाई करे, रिजॉल्व करे, ताकि जो प्रॉब्लम्स ऑफ आई वुड से इनजस्ट एक्सक्लूजन ना हो, राइट? दैट्स द बेसिक आइडिया. सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द अपडेट. जब भी कोई अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. और आप जानते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.